रुपया कमाई सी। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की जरूरत को देखते हुए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षाओं में अच्छे अंक आए, इस दृष्टि को देखते हुए उनके लिए, यानी आप सबके लिए बीकॉम और बीएससी जनरल अवेयरनेस जो पेपर बेटा कल होने वाला है, उसका निचोड़ 100%, जैसा कि अभी आपने और वीडियो देखे वहां से जितना पढ़ाया गया पूरा फंसा है। ये चैनल जो कहता है वो कर दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्लास आपको मिलने वाली है। हम लोगों ने वो प्रयास किया है मेरे बच्चों कि यहाँ से 100% क्लास आपको फंसेगी। और आज जैसा कि नाम है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, तो बच्चों सामान्य जागरूकता, साइबर क्राइम का दौर चल रहा है। मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है, बैंक से पैसे चले जाते हैं, कई प्रकार की। तो साइबर सबसे ज्यादा जो कल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो साइबर क्राइम संबंधी पूछे जाएंगे सर सर। और आपको तो आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, एक दिन आपके साथ पहले जुड़े थे और आज फिर इन्होंने टाइम दिया है, इनका धन्यवाद। आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र राजा खड़का, शैलेंद्र सर, उपनाम ले लिया इनका, शैलेंद्र सर जुड़े हुए हैं प्रवक्ता बिहार, ठीक है। इन्होंने अभी हाल में रिजल्ट आया है, बिहार में 21 रैंक आई है, एक बहुत बड़ा स्कोर। हजारों लाखों स्टूडेंट जब प्रतिभागी होते हैं, उस स्थिति में आपने 21 रैंक प्राप्त की है, तो अच्छा अनुभव है। आज की क्लास उनसे आपको 100% मिलने वाली है और मैं चाहूंगा कि यहाँ से आप शैलेंद्र सर से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, तो छात्रों कल आपका जो पेपर है ये डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, जो आजकल जो क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम है, इसके बारे में जागरूकता छात्रों को बहुत जरूरी है, जिससे जो वर्तमान में चल रहे फ्रॉड बैंकिंग इस वगैरह में इसकी जागरूकता प्राप्त करके आप लोग इस धोखाधड़ी से बच सकें और भी आम नागरिकों को इसके बारे में अवगत करा सकें। आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईडी स्पूफिंग क्या है? आप देख सकते हैं, यह एक टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग करके प्राप्तकर्ता के कॉलर आईडी डिस्प्ले पर एक नंबर प्रदर्शित करने की प्रथा है, जो वास्तविक प्रारंभिक स्टेशन का नहीं होता है। मतलब ये एक प्रकार का फ्रॉड है जो आपके मोबाइल आदि या लैपटॉप में स्पैम ईमेल आदि द्वारा भी आ सकता है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉट्स क्या है? बॉट्स के बारे में देखिए आप लोग। बॉट्स आज इंटरनेट पर सबसे परिष्कृत प्रकार के अपराध सामग्री में से एक है। साइबर अपराधियों की ओर से कई तरह के स्वचालित कार्य करके बॉट्स को अपना अनूठा नाम मिला है। वे इंटरनेट पर सेवा से वंचित हमले में भूमिका निभाते हैं। आप लोग एक बॉट्स आज इंटरनेट पर सबसे परिष्कृत प्रकार के अपराध सामग्री में से एक है, जो साइबर अपराधियों की ओर से कई तरह के स्वचालित कार्य करके बॉट्स को अपना अनूठा नाम मिला है। वे इंटरनेट पर सेवा से वंचित हमले में भूमिका निभाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर एक बार और आप लोग देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। तो ये साइबर अपराध के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन तो ठीक है, जो आम मतलब अपन लोगों को जो आम रोजाना जो चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, और इस जागरूकता से जागरूक होकर हम खुद भी इस फ्रॉड से बच सकते हैं और आम नागरिकों को भी इस बारे में जानकारी देकर उनको भी इस फ्रॉड से बचाया जा सकता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। देख लीजिए क्वेश्चन को, देख लीजिए एक बार।
निम्न में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? आप लोग देखिए नंबर ए में दिया है डेटा चोरी, ये तो बिल्कुल है। बी में जालसाजी, बिल्कुल है। सी में डेटा और सिस्टम को नुकसान, ये भी बिल्कुल है। लेकिन डी ऑप्शन है ना, जो सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं। देख लीजिए आप लोग एक बार और, इसमें पूछा गया है नहीं है, तो ये तो तीनों हैं और चौथा नहीं है, इसलिए ये सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। साइबर कानून केवल सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं। इसको भी देखिए एक बार आप, सत्य असत्य। तो इसमें आप लोग देखिए, क्या सभी के लिए बनाया गया है? ये तो आप लोग भी जानते हैं कि नहीं बनाया गया है, क्योंकि आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब जो कानून व्यवस्था है, ये सब अलग अलग सिस्टम से हैं। जिसकी जो मतलब कानून होता है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, दहेज निषेध अधिनियम, ये सब अलग अलग क्राइम के लिए है। लेकिन ये जो है साइबर अपराधियों के लिए, ये साइबर से ही संबंधित क्राइम होता है, इसलिए सभी के लागू नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये असत्य। पार्टिकुलर जो कानून बने हैं उनके लिए अलग अलग सजाएं हैं, अलग अलग प्रावधान है। इसलिए ये नहीं कह सकते अपन लोग कि साइबर कानून केवल सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए, इसलिए ये असत्य है। सत्य असत्य से एक चुनना था, इसमें इसका आंसर असत्य है। साइबर अपराध को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए आप लोग, कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें है 2। मतलब बेसिकली ये न्यूमेरिकल नंबर के बारे में पूछा गया है कि कितने प्रकार के, ये कितने प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें 2 प्रकारों के से वर्गीकृत किया जा सकता है। देख लिया आप लोगों ने, देख लीजिए, पेपर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है ये, आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ए पे दिया है फिशिंग, बी पे लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना, सी पे MITM, डी ऑप्शन है डी वेब में क्रेडिट कार्ड विवरण लीक करना। तो इसमें से अपना ये है, ये प्रकार नहीं है, बाकी तीनों के एक प्रकार है पीयर टू पीयर साइबर अपराध का, लेकिन डी ऑप्शन है ये नहीं है। देख लीजिए आप लोग एक बार और देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध में हथियार के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना, IPR का उल्लंघन, पोर्नोग्राफी। तो इसमें से आप लोग समझते ही हैं कि बी ऑप्शन सही है, की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना को इनक्रिप्ट करने के लिए स्ट्रीमिंग सिफर का उपयोग करके किस प्रकार का सममित कुंजी एल्गोरिदम, ये कंप्यूटर भाषा है। इसमें से देखिए आप लोग क्या आंसर है। इसमें से पढ़िए एक बार, क्वेश्चन को पढ़िए, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा पता चलेगा। आगे भी जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन बेहद उपयोगी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, RC4। RC4 इसका ऑप्शन है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है? देख लीजिए, नंबर ए ऑप्शन है सैनिक परीक्षण, नंबर बी पहुंच बनाए रखना, नंबर सी है स्कैनिंग, नंबर डी एक्सेस प्राप्त करना। इसमें देखिए आप लोग, इसमें बी ऑप्शन सही है। देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता नहीं है? नंबर ए ऑप्शन है विंडोज का उत्कृष्ट ज्ञान, नंबर बी नेटवर्क कमजोरियों का फायदा उठाने की प्रक्रिया को समझता है, नंबर सी धैर्य दृढ़ता, नंबर डी ऑप्शन है संगठन के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा है। इसमें आप लोगों का चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए एक बार और पढ़ लीजिए इसको, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, डिजिटल अवेयरनेस का डीप क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता नहीं? देखिए ऑप्शन देखिए, चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर आपको बताया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, 9वां जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, टीसीपी कनेक्शन का क्रम क्या है? नंबर इज सुसाइन, ये जो कोड वर्ड दिया है इसको आप लोग पढ़िए। टीपी कनेक्शन देखिए, इसका आंसर ये सेकंड वाला आंसर है। थोड़ा ये जो लॉजिकल वर्ड हैं ये बेसिकली कंप्यूटर ये अवेयरनेस में प्रयोग किए जाते हैं। टीसीपी कनेक्शन का क्रम क्या है, याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग। टीसीपी कनेक्शन का क्रम क्या है? इसमें आंसर है SYN ACK-ACK। इसको आप याद करिए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, सूंघने का उपयोग डैश फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय ढेर, बी सक्रिय ढेर, सी ऑप्शन है निष्क्रिय बैनर हथियाने, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव।
इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन इसका आंसर बी। हाँ, इसका ये देख लीजिए, थोड़ा सिस्टम एरर है। सिस्टम एरर हो गया था, हमारे जो सिस्टम एनालिटिकल हैं उन्होंने सही किया। तो इसका ऑप्शन ये है आंसर, सक्रिय ढेर। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देख लीजिए आप लोग, नल सत्र गणना को रोकने के लिए किन बंदरगाहों को अवरुद्ध किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन भी बढ़िया है, देख लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया है। इसका आंसर ये बंदरगाह 135 और 139 कुछ सीखने वाले प्रश्न हैं। एक बार देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिशिंग फिशिंग एक उदाहरण है, ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसको। फिशिंग एक उदाहरण है। फिशिंग तो आप देखिए, प्रत्युरूपण इसका हिंदी वर्ड है, भेष बदलने का कार्य। फिशिंग किसका एक रूप है या किसका एक उदाहरण है, तो आप लोग इसको देखिए। ए में स्पिपिंग दिया है और चोरी करने की पहचान, सी भेष बदलने का कार्य, डी स्कैनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। करंट का क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहला नेशन वाइड 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया था। ये तो आंसर दिया हुआ है इसमें, साउथ कोरिया। देख लिए, करंट का क्वेश्चन है, बेहद उपयोगी क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए और जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके लिए भी। इंडिया का पहला नेशनल फिल्म म्यूजियम कहाँ खुला है, इसका भी आंसर आपको दिया हुआ है। ये मुंबई, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है, मुंबई, उसका आंसर ये। आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है, आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर 15 जनवरी। इसको देखिए आप लोग, करंट का क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी ने विश्व का सबसे पहला प्राइवेट फंडेड मिशन मून पर भेजा है। ये इजराइल है। हाल ही में जो करंट की क्वेश्चन है, इजराइल ने ये सबसे पहला प्राइवेट फंडेड मिशन जो मून पर भेजा है, इजराइल ने भेजा है। अगला क्वेश्चन है ये, नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। आप लोग देखिए, जो मेन क्वेश्चन बन रहा है क्या है,
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसको आप लोग देख लीजिए। चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पेरियार वन्य अभयारण्य केरल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ये याद करने वाले क्वेश्चन है, सभी आंसर दिए गए हैं, इसमें मेंशन है, इस क्वेश्चन में आंसर मेंशन है, आप लोग देख लीजिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जो उत्तराखंड स्टेट है भारत का, वहां पर स्थित है। पेरियार वन्य अभयारण्य केरल में है। साथ साथ आप ये भी इसको अटैचमेंट करके देखिए, उत्तराखंड में जो वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं उसको भी याद करके रखिए। पेरियार वन्य अभयारण्य केरल भी भारत में स्थित एक राज्य, आप सभी लोग जानते हैं, ये वहां स्थित है। सुंदरबन, ये तो फेमस है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, इसको भी याद रखिए। जीके, जनरल अवेयरनेस, ये सब करंट, ये कुछ भी आ सकता है, सभी मतलब जनरल अवेयरनेस में भी आता है, जीके में भी आता है, कुछ बाकी कंपटीशन में तो आता ही है। जो राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। काजीरंगा, ये भी फेमस है सींग वाले गेड़े के लिए, असम में स्थित है, असम स्टेट। बांदीपुर, ये कर्नाटक में है। और आप लोग पॉलिटिकल से भी हैं, हिस्ट्री, इसका भी पेपर रहता है, क्यों सर इन लोगों का? हाँ, तो इसमें भी ये तो जनरल अवेयरनेस का पेपर है, इसकी जागरूकता जरूरी है। और बाकी जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है उसमें भी लोगों की रुचि होनी चाहिए कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, और जो सामान्य चीजें जो घटित होती रहती हैं हमारे समाज में, उस पर भी नजर होनी चाहिए छात्रों की, क्योंकि शिक्षित होना बहुत जरूरी है समाज में, इससे जागरूकता बढ़ती है और उन्नति करता है राष्ट्र, एक राष्ट्र की अलग चमक होती है दुनिया के विश्व पटल पर। तो आप लोग समझते हैं, इसको भी याद रखिए आप लोग, कहाँ कहाँ द्विसदनीय विधायिका है, कौन कौन स्टेट में नहीं है, इन क्वेश्चनों को भी गौर करिए। आपके भी परीक्षा में और जो कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं उसके लिए क्वेश्चन बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि विधानमंडल, आप लोग विधानमंडल समझते हैं, विधानमंडल दोनों सदनों से मिलकर बनता है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है, और उसमें राज्यपाल भी समाहित है। मतलब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या बनाता है? विधानमंडल। लेकिन जहां विधान परिषद नहीं है कई राज्यों में, वहां केवल विधानसभा और राज्यपाल को मिला के विधानमंडल बनता है। तो ये कुछ पॉलिटिकल की बातें हो गई, इसको आप लोग गौर करिए। और ये जो आप लोग जानते हैं बहुमत का आंकड़ा, जैसे कोई भी स्टेट में चुनाव, इलेक्शन वगैरह हुए, बहुमत का आंकड़ा 50+1। 50+1 आंकड़ा ऐसा है, या तो एक पार्टी 50+1 वोट शेयर करके बना ले, मतलब उसके विधायक निर्वाचित हो जाएं 50+1, जितनी भी टोटल सीटें, कोई भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। या अगर कोई दल नहीं ले आ पाता ये आंकड़ा, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति बड़े दल को निमंत्रण देता है जो सबसे ज्यादा सीटें लाता है कि आप मिला के बनाइए, और ऐसी स्थिति में नहीं बन पाता है तो वहां पे फिर राष्ट्रपति शासन लगा के अगला चुनाव करा दें स्टेट में। वैसे संभवतः ऐसा कम ही होता है, आम इलेक्शन होते हैं, आम निर्वाचन होते हैं, उसके बाद कोई ना कोई, वैसे तो पूर्ण बहुमत में आ जाती है, वो कहीं कहीं सरकार अगर नहीं आती है पूर्ण बहुमत में, तो वहां पे गठबंधन की सरकार बन जाती है, वो कोरम पूरा कर लेती है अपनी 50+1 का, तो सरकार बन जाती है। आप लोग जानते ही हैं
विधानसभा एमएलए विधायक, इसकी जो एज है इलेक्शन लड़ने की 25 साल है न्यूनतम, अधिकतम का कोई जिक्र नहीं है अपने संविधान में। और लोकसभा का भी सेम कंडीशन, लोकसभा भी एज 25, कार्यकाल तो सभी जानते हैं 5 वर्ष। लेकिन विधान परिषद और ये राज्यसभा में क्या है, विधान परिषद और राज्यसभा में 30 वर्ष है न्यूनतम आयु इलेक्शन की है, और बाकी राष्ट्रपति इसमें 35 वर्ष है। तो आप लोग समझिए, आम चुनाव होते रहते हैं, यूपी होता है, बिहार होता है, कई राज्य हैं जहाँ पे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ की कुछ प्रक्रिया अलग है। बाकी दिल्ली पचेरी में चुनाव होते हैं विधानसभा के, बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें भी हो गई। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। बांधवगढ़ बेसिकली यहाँ स्टेट प्रदर्शित किया गया है, लेकिन स्टेट ही याद करना है। वहाँ की डीप जब पूछता है कोई पीसीएस या स्टेट एग्जाम होता है पीसीएस का, तो वहाँ पे डीप पूछते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहाँ की अपन को स्टेट याद करना है, स्टेट कहाँ पे स्थित है। जैसे कई राज्य हैं तो उसके लिए जरूरी है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज है, राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर रिजर्व वगैरह स्थित रहते हैं। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड बेसिकली पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2006 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया। तो उसका जो आरटीओ कोड रहता है यूके, पहले यूटी रहता था उत्तरांचल। पहले उत्तरांचल रहता था, लेकिन अब यूके है वहां पे। जो आरटीओ कोड है बेसिकली स्टेट को प्रदर्शित करता है, जो आरटीओ कोड रहता है। और अगला देखिए आप लोग, कॉर्बेट, ये फेमस है, ये तो कई बार एग्जाम में आया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना है जो, ये कॉर्बेट ही है, जो भी ये भी उत्तराखंड में स्थित है। आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में इसको अलग कर दिया यूपी से और नया राज्य उत्तराखंड बन गया। पहले उत्तरांचल के नाम से था और उसको नेम चेंज किया उस स्टेट का, उत्तराखंड हो गया। हाँ, ये देखिए आप लोग, ये कुछ दिवस के बारे में जानकारी दी गई है। 1 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये बच्चों के पोषण या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन लोगों के लिए विशेषकर ये सप्ताह मनाया जाता है, जिससे बच्चों का कुपोषण है, महिलाओं का कुपोषण है, इसको दूर किया जा सके। ये सरकार की विशेष योजनाओं में शामिल होता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। और 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, ये नारियल दिवस के रूप में फेमस है। 2 सितंबर देख लीजिए आप लोग एक बार। तो बेसिकली ये जो नेशनल पार्क हैं या जो दिवस हैं आपकी परीक्षा के लिए तो हैं ही, बाकी कंपटीशन में भी इनसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए एक बार आप लोग। देख लीजिए और दिवस के बारे में जानकारी दी गई है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये तो आप जानते ही हैं कि सभी लोग साक्षर हों, तो भारत सरकार द्वारा कई साक्षर प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है शिक्षा देश के लिए, और जितने शिक्षित लोग होंगे वो देश उतना ही आगे जाएगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस है, ये बेसिकली हिंदी के बारे में जानकारी, हिंदी को जागरूकता को फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। 28 दिसंबर विश्व रेबीज दिवस,
ये कुत्तों और ये बंदरों के काटने से फैलता है, रेबीज। तो इसके बारे में जानकारी जागरूकता के लिए विश्व रेबीज दिवस का भी आयोजन किया जाता है। 22 सितंबर याद कीजिए, ये विश्व गैंडा दिवस है। विश्व गैंडा दिवस इस 22 सितंबर को मनाया जाता है। जो गैंडे की प्रजाति होती है उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा ये मनाया जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि ये गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में अधिकतर, और भी स्टेट में होंगे लेकिन असम में अधिकतर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार आप देख लीजिए इन क्वेश्चन को। फिर दिवस के बारे में जानकारी दी गई है। 2 जनवरी एक साल का दिन वैश्विक परिवार दिवस, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी। 3 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस। 4 जनवरी ये थोड़ा फेमस है, जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। देखते चलिए आप लोग सरसरी निगाहों से, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है दिवस, और आगे भी आप लोग जब कंपटीशन देंगे तो उसके लिए भी जरूरी है। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व अनाथ दिवस, जो ऑर्फन बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके बारे में मनाया जाता है। 8 जनवरी देख लीजिए आप लोग, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस और पृथ्वी का घूर्णन दिवस भी है। दोनों एक साथ हैं 8 जनवरी को, याद करिए आप लोग। 9 जनवरी एनआरआई दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। एनआरआई आप जानते हैं, जो अपने देश से कहीं रहने लगे हैं, उन लोगों के बारे में आयोजन किया जाता है 9 जनवरी 8 जनवरी को, नहीं 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। 8 जनवरी को तो ये है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, और अपने भारत में ये होता है आयोजन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में। ये 9 जनवरी को एनआरआई दिवस मनाया जाता है। इसके चीफ गेस्ट भी होते हैं, कोई देश के कोई कोई राष्ट्रपति हो सकता है या कोई प्राइम मिनिस्टर, उसको एक चीफ गेस्ट के में बुलाया जाता है। अगर अपने भारतीय भी आते हैं क्योंकि एनआरआई है, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 10 जनवरी देख लीजिए आप लोग, ये 9 जनवरी हो गया। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, ये वर्ल्ड, समझ आप लोग, वर्ल्ड हिंदी दिवस ये है 10 जनवरी। और ये 14 सितंबर निकल गया, वो हिंदी दिवस है, ये वर्ल्ड हिंदी दिवस। इसमें डिफरेंस समझना आप लोग, तो कहीं कहीं ये हो जाता है कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है माइंड में कि ये कौन कब दिवस है, इसको विशेष रूप से याद रखिए। चलते हैं, देख लीजिए आप लोग। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मेमोरी डे है, वो कब है? 27 जनवरी। और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती है, और के.एम. करियप्पा, ये शायद के.एम. करियप्पा जी कांग्रेस लीडर थे शायद, जहां तक मुझे याद है। तो इन दोनों की जयंती साथ में है, 28 जनवरी याद करिए। ये 29 जनवरी तो आप देखिए इंडियन प्रेस, जो समाचार पत्र दिवस है ना, भारतीय समाचार पत्र दिवस, वो कब है? 29 जनवरी। और 30 जनवरी को शहीद दिवस है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस है 30 जनवरी। और 31 जनवरी को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। ये जो जेब्रा है ना जानवर, उसके बारे में ये जागरूकता के लिए इसको आयोजन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। देख लीजिए आप लोग, 5 क्वेश्चन एक साथ है और कुछ सेम है, एक ही डेट को जयंती है या दिवस है, उसको याद करिए आप लोग।
चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व पेपर है। साइबर सुरक्षा किस दशक में हुई थी? जो साइबर सुरक्षा की शुरुआत है पूछ रहे हैं वो किस दशक में हुई थी? इसमें ऑप्शन सी है 1970 में। इंग्लिश वर्ड भी दिया है, इन विच डी से वाज साइबर सिक्योरिटी स्टार्टेड 1970, इसमें हुआ 1970 में। साइबर सुरक्षा क्या है? तो आप लोग जानते ही हैं, साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान भी करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, और साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से बचाती है। जैसे आपने सुना होगा, कोई साइबर हमला हुआ तो कई देशों के जो पीसी लैपटॉप वगैरह या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो सिस्टम है वो सब क्रैश हो जाते हैं, और डेटा चोरी हो जाती है। तो ये साइबर सुरक्षा जो हमले से बचाती है, ये सभी है इसमें। अगला देखें, इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, कोई इंग्लिश में अगर पेपर लिखता है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मालवेयर। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक। ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी। हाँ, हिंदी वर्ड ही, हाँ सही बात है, हिंदी वर्ड ही ज्यादा लिखते हैं लोग, तो जिसको इंग्लिश है वो देखते जाइए इंग्लिश भी अपना। आईटी सुरक्षा किस डेटा की सुरक्षा करती है? तो इसमें भौतिक भी करती है और डिजिटल भी करती है, इसमें दोनों है, बोथ है, ये भी दोनों सही है, दिया भी है, सॉल्व पेपर है। और आप ये भी देखिए, जितनी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, जो भी परीक्षाओं में आते हैं, वो बेहद उपयोगी होते हैं, चाहे तो कंपटीशन के लिए हो, क्योंकि जो मैंने भी एग्जाम दिया था उसमें प्रीवियस ईयर जो थे वो काफ़ी सहायक सिद्ध हुए एग्जाम में। तो आप लोग से हम यही कहेंगे, जो प्रीवियस ईयर है 10-15 साल का, उसको भी देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको क्या है, थोड़ा अपन लोगों को ये अंदाजा लगाने में थोड़ा सफलता प्राप्त होती है, कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम कंट्रोल या जो एग्जामिनर है वो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, उसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो उसको जरूर देखिए। अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, बेसिकली ये डिग्री के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन आप जब कंपटीशन देंगे तो उसमें भी प्रीवियस काफी हद तक 20-30% आता है, और ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन ये न्यूनतम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? तो इसमें दिया है अगस्ट किरखॉफ। ये जो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं, ये फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसको आप लोग थोड़ा गौर से पढ़िएगा। हाँ, सुरक्षा के बारे में, सुरक्षा जो कंप्यूटर सुरक्षा का जनक है, ये हमारे अगस्ट किरखॉफ सर हैं, उनको याद करिए। भारत में साइबर अपराध कानून बना, तो एक साइबर सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 है, तो इसको अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इसको 2008 में संशोधन किया गया। तो ये दोनों हैं, क्योंकि समय समय पर जहां जरूरतें पड़ती हैं उन कानूनों को अपन लोग क्या है, संशोधित करते हैं, संसद उसको संशोधित करती है और अपन लोग उसको फॉलो करते हैं। संसद को पावर है आईटी एक्ट बनाने का, क्योंकि ये अपशिष्ट सूची विषय है। अपशिष्ट सूची विषय के जो कानून है वो केवल संसद बना सकती है, उनमें राज्यों को बनाने का कोई अधिकार नहीं। आप लोग समझ रहे, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, और जो कोई भी सूचियों में जिसका विवरण नहीं दिया गया है, ना तो राज्य सूची में, ना संघ सूची में, ना संवर्धित सूची में, तो वो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। और इसको नियम या कोई भी रूल संसद में पास होगा तो ये केवल संसद को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, राज्य को नहीं है अपशिष्ट शक्तियों पे बनाने की। बाकी जो राज्य अपना कानून बनाते हैं, किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट जो विधानमंडल से पास करता है अपना कानून बनाता है, तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और बाकी जो किसी भी सूची में बढ़त नहीं है वो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा कानून, और उसको बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब संसद, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट को वो अधिकार है। अगला आप लोग देखिए, एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक
अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से इस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए तथा गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बफर ओवरफ्लो। देख लीजिए आप लोग, इसका जो सही ऑप्शन क्या है, बफर ओवरफ्लो। तो कोई बात नहीं, देखिए आप लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? सिस्टम को धीमा कर देता है, कंप्यूटर की फ्रीजिंग को क्रैश को कम कर देता है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से एक ऑप्शन ये सही है, सिस्टम को धीमा कर देता है। लाभ नहीं है पूछा गया, लाभ है नहीं है, तो ये ऑप्शन है सिस्टम को धीमा कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? तो ये सभी साइबर हमले हैं, फिशिंग भी है, एसक्यूएल इंजेक्शन भी है और पासवर्ड अटैक तो है ही। इसमें से ये सारे हैं, ऑल हैं, ऑल। ये नापाक हैकर हैं और इसका मुख्य मकसद साइबर अपराध का आर्थिक लाभ कमाना है। यहाँ संदर्भित क्या है, मतलब इसके बारे में किसको संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग देखिए, ऑप्शन बी है इसका, ब्लैक हैट हैकर्स। मतलब उनका जो आप लोग समझ रहे हैं आर्थिक लाभ कमाना मकसद है इन हैकर्स को, तो इनको हैकर्स क्या बोलते हैं? इन हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स। आप लोग देख लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइबर अपराध श्रेणी है, देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है साइबर अपराध की श्रेणी है, व्यक्तिगत संपत्ति और सरकारी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी उपयोग की जाने वाली विधियों के प्रकार, ऑप्शन सी कठिनाई स्तर, ऑप्शन सी ये सभी। तो ये चारों हैं। साइबर अपराध की श्रेणी में ये व्यक्तिगत संपत्ति और सरकारी भी आती है, उपयोग की जाने वाली प्रकार और कठिनाई स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? अनुपालन भी है, जैसे साइबर सुरक्षा पे जो इंटरनेशनल लॉ बनते हैं या जो स्टेट के लॉ बनते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है जो साइबर पे जो लॉ बनते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। तो उसके बारे में आप देख लीजिए, अनुपालन भी करते हैं और आंतरिक खतरों से बचाव भी करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, सी। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम या उससे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, हानि पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? ये है साइबर हमला, साइबर अटैक। ये तो आप लोग इस नाम से परिचित होंगे, साइबर अटैक, क्योंकि ये काफी देशों में आपने देखा है कि सरकारी या जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं या ये कंप्यूटर में किसी कंपनी का डेटा है या गवर्नमेंट का डेटा है, उसको क्रैश करते हैं, तो ये साइबर हमले के रूप में जाना जाता है। तो देख लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, साइबर हमला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने की नकली वेबसाइट एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं? इसका ऑप्शन है फॉर्मिंग। आपने देखा होगा कई जगह जो फर्जी वैकेंसी निकलती हैं, उसका फर्जी वेबसाइट बना के लोगों को भ्रमित किया जाता है और पैसे ऐंठे जाते हैं। बाकी असली वैकेंसी या असली साइट तो उसका कोई लेना नहीं, लेकिन एक मिली-जुली साइट बना देते हैं। मिली-जुली साइट बना के छात्र भ्रमित हो जाते हैं, जो भी कंपटीटर हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं और फीस कट जाती है, तो उनका ये आर्थिक लाभ होता है। तो उससे बचना चाहिए। इसको फॉर्मिंग बोला जाता है, जहाँ साइबर ये अपराधी हैं जो नकली वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें क्या है, इसको फॉर्मिंग बोला जाता है, क्योंकि ये सब आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिससे उनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में से कौन सा पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है?
इसको देख लिया तो ऑप्शन दिया है एमटीएम, लक्ष्य शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना। ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड वितरण डीप वेब में लीक होना। ऑप्शन डी है फिशिंग। तो आप लोग देखिए इसका आंसर दिया है, सॉल्व पेपर है ये। तो इसका ऑप्शन ये है, क्रेडिट कार्ड वितरण डीप वेब में लीक होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइबर, ये अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम पर पहली गलती कितने साल की सजा का प्रावधान है? ये है 5 वर्ष। जो आईटी एक्ट है उसमें दिया गया है कि साइबर क्राइम में जो पहली बार आप गलती करेंगे तो कितने साल की उसको प्रिजनमेंट होगा। कितने हैं? 5 वर्ष। ऑप्शन डी 5 वर्ष सही है इसमें। और आप भी जब कभी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आईटी एक्ट दिया हुआ है भारत सरकार का, उसको आप पढ़ सकते हैं। समय समय पर वो संशोधित भी होता रहता है, उस पर भी गौर कीजिए। ऐसा नहीं है, जहां जो जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में सरकार अवगत कराती है, तो उसमें करके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइबर सिक्योरिटी का नुकसान क्या है? नुकसान तो सभी वैसे हैं, धन का भी नुकसान है, ग्राहक का विश्वास भी जाता है, कंपनी की प्रतिष्ठा भी जाती है अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो ये ऑप्शन सभी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुरक्षा की परिभाषा तो आप लोग जानते ही हैं, हानि से बचाव करने के लिए व्यवस्था बनाए रखना, रूल को फॉलो करना और आपको जो हानि होती है उसको भी बचाता है। तो साइबर सुरक्षा जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य, तो इसमें क्या है? दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा किस सुरक्षा का एक उपसमूह है? तो आईटी सुरक्षा है। आईटी का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी सुरक्षा ये है, आईटी सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है, साइबर सिक्योरिटी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? दोनों है, ये उत्पाद की सुरक्षा के परीक्षण और सत्यापन के लिए बुनियादी ढांचे, और ऑप्शन बी है कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से अगले 5 वर्षों में कुशल 5 लाख पेशेवरों के लिए कार्यबल देने की क्षमता का निर्माण। तो इसमें आंसर सी है। चलते हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार। साइबर खतरा है, तो साइबर खतरा स्पैम भी है, साइबर खतरा हैकिंग भी है, साइबर खतरा फिशिंग भी है। तो इनमें से ऑल ऑफ दी अबव है, सभी हैं। सभी को साइबर खतरे के रूप में जाना जाता है जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए इसमें से सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर। नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? सर्वर। द मेन कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क कॉल्ड सर्वर। हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन आया ये इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप जो दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन के रूप में भी जाना जाता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, इस रूप में भी जाना जाता है। क्या? लोकल एरिया नेटवर्क लैन के रूप में भी जाना जाता है। www प्रदर्शित क्या करता है? ये तो सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जो प्रतिपादक हैं टिम बर्नर्स-ली, www के प्रतिपादक हैं जो, और आपने फुल फॉर्म तो देख ही लिया है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने पर क्या बनता है? सिस्टम। इसको देख लीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन है सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार और देख लीजिए, साइबर खतरा के बारे में दिया गया है, तो स्पैम, ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, ये सभी हैं। नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सर्वर। और जो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर फैले नेटवर्क को क्या बोलते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और अगला ऑप्शन आपने देख ही लिया है, ये क्वेश्चन www के जो वो संस्थापक जो टिम बर्नर्स-ली हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब। और कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या बोला जाता है? सिस्टम।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? तो गोपनीयता ये भी है, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता ये सभी हैं। देख लीजिए आप लोग, कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? तो गोपनीयता भी है, सत्यनिष्ठा भी है, उपलब्धता भी है। तो इनमें से ये सभी हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो इसमें है AES, सेवा से इनकार, बीच में आदमी, मेलवेयर, ये सभी है, लेकिन AES नहीं है। नहीं है पूछा गया, इस पर गौर करिए आप लोग। क्वेश्चन पे ये जरूर गौर करिए कौन है या नहीं है। इसमें गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, कई बार जो ये ऑप्शनल जो आते हैं क्वेश्चन उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखें, साइबर सुरक्षा की खोज की थी बॉब थॉमस ने। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। साइबर अपराध क्या नहीं है? ऑनलाइन चैटिंग नहीं है, बाकी हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, ये तो सब है ही। लेकिन ऑनलाइन चैटिंग, किसी से आप बात कर रहे हैं तो ये साइबर अपराध नहीं है। ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीजें शेयर कर रहे हैं, अच्छे बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो ये क्या है? ऑनलाइन चैटिंग। ये साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी हैकिंग है, ऑनलाइन ठगी है, तो आप लोग सभी जानते हैं। ATM फ्रॉड हो जाता है या बैंक से खाते पैसे निकल जाते हैं, ये सब हैकिंग के तरीके हैं। जो इसी बारे में तो ये एक अपना सब्जेक्ट है, डिजिटल अवेयरनेस। इसी बारे में छात्रों को जागरूकता मिले, तो समाज में इसके बारे में जागरूकता फैले, तो इस ठगी के शिकार से बचा जा सके। एक शिक्षित समाज में कभी ये चीजें स्वीकार नहीं है, लेकिन जब शिक्षित होंगे लोग तभी ये संभव हो पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लॉक कोड MCQ है? तो इसका ऑप्शन C है, दोनों है। ब्लॉक कोड N के कोड के रूप में सम्मिलित किया जाता है। कोड की दर को R = N/K के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन याद करने योग्य है, इसको आप याद करिए, क्योंकि इसमें दोनों दिया है और ये थोड़ा सब्जेक्टिव भी है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइबर अपराध क्या है? वो शायद ये फिर से आ गया है। तो हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, ये तीनों हैं। तो इसमें से ऑप्शन D क्या चला जाएगा? ये सभी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सब चले जाएंगे। इसमें से D ऑप्शन चला जाएगा। आप लोग देखिए, आपने एक बार शायद ये फिर से रिपीट हो गया है, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। हैकिंग भी है, ऑनलाइन ठगी भी है और फिशिंग भी है। चलते हैं आगे, देख लीजिए आप लोग एक बार, आगे चलते हैं। दो कंप्यूटर जोड़ने के लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन C है, नेटवर्क कार्ड। देख लीजिए आप लोग, ये कई शब्दावली हैं, जैसे LAN है, WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और भी हैं इसको जोड़ने के लिए। तो ये सब ये कंप्यूटर शब्दावलियां हैं। इसके आप लोग फुल फॉर्म भी देख लीजिए कई बार, तो इससे जानकारी मिलेगी। ISP क्या है? ISP तो आप लोग जानते ही हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म है ISP का। इसको याद करिए, पूछ लिया जाता है कभी कभी, ISP का अर्थ क्या है। तो हो गए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट फिश एक समय में 1 मिनट में टाइम वेस्ट करता है, सीरियल। इसका ये C ऑप्शन सही है। डैश दिया, डैश आपके सिस्टम को हैकरों से क्या बचाता है? ये है फायरवॉल। फायरवॉल आपको, फायरवॉल आपके सिस्टम को हैकरों से बचाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। ये तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जो फाइल सेव करते हैं उसको डाउनलोड किया जाता है। इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेबसाइट का सही पता क्या है? ऑप्शन B है, दिया हुआ है। चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार और आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? विंडोज एक्सप्लोरर, इंटरनेट म्यूजिक, नेविगेटर, ये तो सब है। विंडोज एक्सप्लोरर ब्राउजर नहीं है। इसकी जगह पे कोई और है, लेकिन ये नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से मॉडम की स्पीड है
तो ये kbps में स्पीड रहती है kbps में, तो ये 56 kbps, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है ISDN का पूरा नाम क्या है? ये शॉर्ट नेम दिया है, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एक बार और याद कर लीजिए आप लोग, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी क्या है? तो ये तो आप लोग जानते ही, ये भी दोनों है। एथिकल हैकर की एक बड़ी टीम है, टीम जो डेटा चोरी होने, डेटा डिलीट होने, आपकी किसी भी डिवाइस को नुकसान होने से बचाती है, साइबर सिक्योरिटी। इसमें दोनों ए और बी दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाला संस्थान नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC स्थित है। फिर नई दिल्ली है। आप लोग जो भी सूचनाएं होता है, इसका एक जो मेन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसको याद करिए, अच्छा क्वेश्चन है। NIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में। हाँ, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, आप लोग इसको याद करिए, कल एग्जाम है। आइए सर, आप भी कुछ बोलिए। हमारी ये शानदार क्लास रही, दमदार क्लास रही, और कुछ क्वेश्चन बेटा देखो सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, करंट की घटनाओं से पूछे जाते हैं कि भाई जैसे आपके अकाउंट से पैसा कट गया, कौन सा अपराध है? ये साइबर अपराध है ना। फोन पे है तो ये क्या है? ये आप डिजिटल सेवाएं लेते हैं, डिजिटल माध्यम है। ऐसे ही तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और सेवन सर ने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज का मेरा ध्येय था कि आज की क्लास आपको सेवन सर के द्वारा मिले, तो आपको कंप्लीट क्लास है बच्चों, इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख लेंगे, सबका भला सो हमारा भला। जय हिंद, जय भारत।